हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि जो रेस्पिरेशन होता है और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, बच्चों आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है, यानी कि एक्चुअल में ब्रीदिंग कैसे होता है बच्चों, ब्रीदिंग के अंदर क्या क्या स्टेप्स है और क्या क्या प्रोसीजर वगैरह होते हैं, तो उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बच्चों। जैसे लंग्स के जो है डायग्राम दिखा रखे हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का जो है, दोनों के अंदर हम देखेंगे क्या क्या चेंज होगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भी जो इंस्पिरेशन है ना बच्चों, इंस्पिरेशन, इस डायग्राम को हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक पता होना चाहिए इंस्पिरेशन क्या होता है। जैसे कि मान लिया लंग्स है ये हमारा, और इसके अंदर क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गई, और यहां से जो बच्चों क्या निकल गई, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी इंस्पिरेशन के दौरान हम जो है एटमॉस्फेरिक एयर को ड्रॉन इन यानी कि अंदर लेते हैं, ड्रॉन इन। और एक्सपिरेशन के दौरान क्या करते हैं बच्चों, एक्सपिरेशन के दौरान हम, जैसे कि हमारा ये लंग्स है, एक्सपिरेशन के दौरान हम जो यहां से जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, एक्सपेल्ड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का क्या होता है बच्चों। उसके बाद हमारे लंग्स के अंदर क्या क्या चेंजेस होता है। एयर जो है, एयर एंटर करेगी बच्चों लंग्स के अंदर, जैसे इसमें इंडिकेट कर रखा दिखा रखा है ये एयर जो लंग्स के अंदर चलेगी। लंग्स के अंदर चलेगी तो एक कंसेप्ट आता है बच्चों, यानी कि कोई भी चीज है, जैसे कि हम ये मान के चलते भाई हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ जाती है ना, और इसको हम बोलते हैं सिंपली बच्चों डिफ्यूजन। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। यानी कि जैसे डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन की हम साइंटिफिक डेफिनेशन देखें तो फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो ये भी डिफ्यूजन के ऊपर बेस्ड है। यानी कि जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर जो जब एयर एंटर करेगी, एयर एंटर करेगी तो हमारी बॉडी के अंदर जो लंग्स के अंदर है ना, लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो कम है, बाहर प्रेशर ज्यादा है तभी तो अंदर आएगी एयर, अदरवाइज बाहर जाएगी। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, जो लंग्स के अंदर है प्रेशर कम है और बाहर प्रेशर ज्यादा है, तो ज्यादा प्रेशर यानी कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ जाएगी। किस केस में बच्चों, इंस्पिरेशन। ये डायग्राम किसको इंडिकेट कर रहा है, इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन का मतलब, जैसे साइंटिफिकली हम पढ़े इंस्पिरेशन क्यों होता है, इंस्पिरेशन का क्या कारण है, इंस्पायरेशन एक कंसेप्ट आता है बच्चों। जब भी हम लंग्स की बात कर रहे हैं तो हम पल्मोनरी वर्ड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, पल्मोनरी। अब पल्मोनरी के लिए, किसके लिए पल्मोनरी, लंग्स के लिए। पूरी की पूरी बायोलॉजी के अंदर जहां पे पल्मोनरी वर्ड आ गया तो उसका मतलब हमें समझना चाहिए बच्चों, क्या होगा, लंग्स होगा। अब लंग्स जो है, इनके अंदर इंस्पिरेशन में क्या है, लंग्स के अंदर प्रेशर जो है कम है, तो हम इसको कह सकते हैं जो इंट्रा, इंट्रा यानी कि विद इन द लंग्स, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन, किसकी कंपैरिजन में, यानी कि एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज्यादा है, लंग्स के अंदर प्रेशर कम है, तो हम कह सकते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और सिंपली हम इसको बोल सकते हैं बच्चों, कौन सा प्रेशर होगा ये, नेगेटिव प्रेशर। क्या होगा ये, नेगेटिव प्रेशर। क्यों, क्योंकि लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो बहुत कम है। तो इंस्पिरेशन के अंदर ये कंसेप्ट होता है। अब यहां सिर्फ ये इतना खत्म नहीं हुआ टॉपिक, ये इसमें थोड़ा सा और डिटेल पढ़ना, जैसे नीट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं बच्चों। हमारा जो मेनली फोकस है नीट एग्जाम के ऊपर है, क्योंकि एनसीईआरटी हमें एक एक लाइन पढ़नी है बच्चों, और हर एक लाइन का एक अलग से ही मीनिंग होता है। इसमें इंस्पिरेशन के दौरान जैसे कि मसल्स आती हैं, जैसे एक तो है सबसे पहले इसमें डायफ्राम, डायफ्राम, और दूसरी है इनर या एक्सटर्नल, एक्सटर्नल एंड इनर इंटर कोस्टल मसल्स। अब यहां पे है बच्चों जो रिब्स की, रिब केज है ना, इस सेक्शन के अंदर होती है, क्या होती है ये, जैसे कि डायफ्राम तो ये नीचे वाला,
ये डायफ्राम है। अब डायफ्राम में इंस्पिरेशन के दौरान क्या होगा, डायफ्राम जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जैसे हम कोई भी चीज पकड़ के रखते हैं, मान लिया जैसे ये है डायफ्राम है, इस पोजीशन के अंदर है बच्चों। अब हवा ने क्या किया, इसके ऊपर प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाया तो हम इसके ऊपर यदि प्रेशर लगाएंगे इस कंडीशन में तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट। तो डायफ्राम, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन के दौरान डायफ्राम क्या होगा, रिलैक्स होगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा। सिंपल सी बात है, जैसे कि ये इस पोजीशन में मान लिया कोई रबड़ है और इसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं हम, इसमें क्या होगा, प्रेशर से फिर सीधा हो जाएगा और इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन इन डायफ्राम, डायफ्राम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो जैसे रिब केज एंड स्टर्नम का भी इसके साथ में बताया भी, जो हवा जो अंदर आ रही है एंटीरियर पोस्टीरियर साइड के अंदर, यानी कि पूरा का पूरा जो थोरेसिक है, थोरेसिक जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये क्या हो जाएगी, ये कॉन्ट्रैक्शन पोजीशन के अंदर चली जाएगी ऐसे ही। यानी हवा जो अंदर आ रही है, अंदर आ रही, इसकी वॉल्स के ऊपर प्रेशर लगाई, यहाँ पे वॉल्स के ऊपर प्रेशर लगाएगी। क्या प्रेशर लगाएगी, एयर। तो इसको है ना, जैसे नॉर्मल पोजीशन के अंदर था, इसको ऐसे क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर देगी, कॉन्ट्रैक्ट कर देगी, ठीक है। तो इंस्पिरेशन के दौरान कंडीशन क्या होती है, डायफ्राम विल कॉन्ट्रैक्ट, डायफ्राम क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। नीट में बहुत बार पूछा गया बच्चों भी, जो इंस्पिरेशन है उस दौरान डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा या नॉर्मल पोजीशन के अंदर होगा, और इनर कोस्टल मसल्स और एक्सटर्नल जो मसल है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो ये क्या हो जाएगी, ये भी साथ में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, जैसे कि एरो हेडेड डायग्राम से हमने इंडिकेट कर रखा है। यानी इसकी वॉल्स के ऊपर क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। तो प्रेशर लगेगा, जो ये एरो है, एरो किसको बता रही, रिब एंड स्टर्नम रेज्ड ऐसे बढ़ जाएगी। तो ये है बच्चों सिंपली जो है इंस्पिरेशन का। अब एक्सपिरेशन के दौरान, इंस्पिरेशन में एक ये मेन बात है, नेगेटिव प्रेशर होगा इसके अंदर, लंग्स के अंदर, यानी कि कम है प्रेशर बाहर की कंपैरिजन में, तभी तो इंस्पिरेशन होता है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है भी, जैसे बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई में आता है, सीबीएसई के अंदर भी, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होगी, व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, क्या बताया, लंग्स के अंदर जो प्रेशर कम होगा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस नेगेटिव एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि बाहर का यहाँ प्रेशर ज्यादा है, ज्यादा प्रेशर है तभी तो लंग्स के अंदर जाएगी, बेसिक सी बात है। इसी तरह एक्सपिरेशन के अंदर बच्चों, एक्सपिरेशन में क्या होगा, एक्सपेल आउट करनी एयर, यानी कि बाहर निकालनी एयर, हवा को हमने बाहर निकालना है। अब देखो इस केस में हमने क्या पढ़ा था, बाहर ज्यादा है अंदर कम है। इस केस में इसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा। ऑपोजिट का मतलब यानी यहां पे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज हाई, क्या होगा, हाई होगा, यानी कि ज्यादा होगा। इंट्रा पल्मोनरी का मतलब लंग्स के अंदर प्रेशर ज्यादा है और बाहर प्रेशर क्या है, लो है, कम। डिफ्यूजन हमने क्या डिस्कस किया था बच्चों, डिफ्यूजन जो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब हाई किसके अंदर है, हाई टू लो, हाई कहां, लंग्स के अंदर है और बाहर क्या है, लो। तो इसीलिए एक्सपेल्ड आउट, एयर जो है बाहर चली जाएगी और ये कंडीशन होगी इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हाई बट एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है क्या होगा, लो। ये हम नीचे एरो से इंडिकेट कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो है और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज्यादा है। अब इस कंडीशन के अंदर देखो डायफ्राम क्या हो रहा है, मान लिया इंस्पिरेशन में हमने क्या पढ़ा था, एयर जो यहां प्रेशर लगा रही है, यहां प्रेशर लगा रही तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन अब जो डायफ्राम नीचे से प्रेशर लगाएगा, मान लिया ऐसे है नॉर्मल, इस कंडीशन के अंदर ये वाला डायफ्राम इस कंडीशन के अंदर, अब यहां जो है हवा उसकी इसमें क्या था, यहां इसके ऊपर, लेकिन यहां नीचे से प्रेशर लग रहा है, नीचे से। अब नीचे से किसी चीज के ऊपर प्रेशर लगेगा, मान लीजिए यही इसके ऊपर प्रेशर लगे तो ऐसे 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 ऐसे, यानी कि ये क्या हो जाएगा, रिलैक्स, बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन के अंदर। तो डायफ्राम रिलैक्स्ड एंड आर्क अपवर्ड, जो ये चाप है ना, आर्क इसको बोलते हैं, ये क्या करेगी, अब ये नॉर्मल है और ये अपवर्ड यानी कि ऊपर चली गई, इससे देखो ये इसकी ये पोजीशन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हवा जो है कार्बन डाइऑक्साइड है जो नीचे से प्रेशर लगा रही है और बाहर एक्सपेल्ड आउट हो जाएगी। नेसेसरी कंडीशन हमने डिस्कस कर ली, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हाई लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा।
अब जो रिब्स एंड स्टर्नम की कंडीशन है बच्चों, ये जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, इसके ऊपर वॉल के ऊपर क्या लग रहा था, फोर्स लग रहा था। ओवरऑल जो थोरेसिक प्रेशर है, और आप कह सकते हो लंग्स के अंदर जो है प्रेशर ज्यादा हो रहा था धीरे धीरे, जिसके कारण ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी। इस केस में क्या है, इस केस में जो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट हुई थी वो कहां आ जाएगी, नॉर्मल पोजीशन के अंदर आ जाएगी बच्चों। जैसे ये एरो है, रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्न्स, यानी कि वापस आ जाएगी किसमें, टू द नॉर्मल पोजीशन। ये नॉर्मल पोजीशन यानी कि अपने आप नजदीक आ रही है। लेकिन इस केस में क्या था, ये दूर जा रही थी। दो तरह की मसल यहां भी हमने डिस्कस की थी। तो इस केस में क्या था, इंटर और एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स, जैसे हम डिस्कस करते सिंपली, यहां है ना जो स्टर्नम होती है और ये है सिर्फ बच्चों। नॉर्मली यदि हम रिब्स बताएं, मसल्स होती है इसमें दो तरह की, एक तो है इनर मसल यानी कि अंदर की साइड, ये जो है इंटर या इनर इंटरकोस्टल मसल्स, इनर इंटर कोस्टल मसल अंदर की तरफ है। दूसरे तरह की मसल्स होती है बच्चों बाहर, ये इस साइड यानी एक्सटर्नल है, ये तो इंटरनल है वैसे दिख रही है, इसके क्लोज है, और ये बाहर की तरफ है, ये जो ग्रीन वाली बनाई है अभी बाहर की तरफ है। तो ये क्या होगी, एक्सटर्नल मसल्स, एक्सटर्नल मसल्स। क्वेश्चन जो है पहले एक एम्स का होता था, अब तो बच्चों सारा का सारा नीट ही कर दिया। एम्स का जब एग्जाम हुआ था ना एक बार, एम्स के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन डाला था, ड्यूरिंग द एक्सप्रेशन व्हाट विल हैपन्स इन इनर और एक्सटर्नल मसल्स, क्या होगा, नॉर्मल पोजीशन के अंदर आ जाएगी, क्योंकि इस दौरान जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, लेकिन इस दौरान नॉर्मल पोजीशन के अंदर आ जाएगी, ये एक दूसरे के नजदीक आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि इंस्पिरेशन में कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी और इसमें रिलैक्स होगी, क्योंकि हवा जो है बाहर निकल रही है, डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा, आर्क अपवर्ड हो जाएगा। दीज आर द नेसेसरी कंडीशन ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। अब इस केस में हमने क्या पढ़ा था, एक याद हो तो बच्चों, अभी जो डिस्कस किया था, नेगेटिव होगा, नेगेटिव प्रेशर किसके अंदर, लंग्स के अंदर कम है। इस केस में क्या होगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन इस केस में प्रेशर क्या होगा, ओवरऑल पॉजिटिव, पॉजिटिव प्रेशर होगा, यानी कि पॉजिटिव का मतलब इसमें ज्यादा है, इसमें नेगेटिव क्यों था, इसमें कम था ऑलरेडी, इसमें ज्यादा है तभी बाहर जाएगी, तो इसमें प्रेशर क्या होगा, पॉजिटिव प्रेशर। सिंपली यदि हम लिखते तो इसको पॉजिटिव प्रेशर। ठीक है, ये होता है इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कई बार है ना, जैसे ये लिख रखा है वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स डिक्रीज, यानी कि जो ओवरऑल है हवा बाहर जाएगी तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, इसके अंदर हवा अंदर आएगी तो वॉल्यूम ज्यादा हो गया। किसी चीज के अंदर मान लो जैसे आप बोतल वगैरह लेते हो, उसके अंदर वाटर फिल कर दिया, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ छोटी सी कोई बोतल बना सकते हो आप। अब इसके अंदर हमने क्या ऐड कर दिया, वाटर। पहले क्या था, ये नॉर्मल सिकुड़ी हुई थी ऐसे, कई बार हम उसको ऐसे मरोड़ देते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं, हम उसको पिच कर देते हैं। जैसे ही वाटर इसके अंदर एंटर करेगा, उस केस में यानी इसका जो वॉल्यूम है इंक्रीज हो गया, तो इसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, और इस केस में डिक्रीज हो गया। वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स, थोरैक्स का मतलब थोरैसिक चैम्बर, वो डिक्रीज है, इस केस में एंटर कर रही है तो इंक्रीज है। जैसे बॉटल का एग्जांपल बताया आपको, बॉटल के अंदर हम वाटर एंटर करवाते जाएंगे और इसका जो वॉल्यूम है ओवरऑल इंक्रीज होगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन जैसे ही हम इससे क्या करेंगे, मान लीजिए सेम केस है, बट अब की बार हम क्या करवा रहे हैं, नॉर्मल इसके अंदर हवा भरी हुई है और इसको हम क्या कर दें, पंचर कर दें, यानी कि इसके अंदर किसी नेडल से पंचर कर दिया, तो ये क्या हो जाएगी, एक्सपेल्ड आउट। तो इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज्ड, वॉल्यूम डिक्रीज्ड, कम हो जाएगा बच्चों। अब जो बेसिक मैकेनिज्म है जो आपके नीट लेवल का है वो हमने डिस्कस कर लिया बच्चों, नीट में इससे बाहर नहीं आता। ठीक है, एरो हेडेड डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एरो किसको इंडिकेट कर रही है, जैसे इंस्पिरेशन के अंदर भी डायफ्राम है, डायफ्राम सिकुड़ जाएगा, इस केस में रिलैक्स हो जाएगा। अब एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम बोलते हैं स्पायरोमीटर, जो हम ये माप सकते हैं ना, जैसे नॉर्मली हम ब्रीदिंग रेट देखते हैं 12 to 16 पर मिनट, एक मिनट के अंदर कितनी बार जो है ह्यूमन, जो एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन
ब्रीथ करता है यानी कि सांस लेता है, जैसे इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, यानी कि अंदर लेना सांस और बाहर छोड़ना, ये होता है इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। तो कितनी बार करता है? 12 से 16 बार, 12 to 16 पर मिनट, एक मिनट के अंदर। अब इसको हम मापने के लिए एक स्पायरोमीटर, एक इंस्ट्रूमेंट यूज कर दें। स्पायरोमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जो इसको मेजर करता है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन रेट को। उसके बाद है इसमें कुछ क्वेश्चन और भी आए हुए हैं, जैसे हमने यहां डिस्कस कर लिया कि अब स्टर्नम है नॉर्मल पोजीशन के अंदर चला गया। यहां पे है ना जो ग्रीन कलर की इंडिकेट कर रखी है, ये क्या है? रिब केज। रिब केज के बाद नीचे जो है पोजीशन। अब ये तो ऑलरेडी लेबल था डायग्राम, लेबल था, मान लिया यहां से हमने क्या कर दिया, इंक्रीज, ये डिक्रीज या फिर इसको कम कर दिया, ये सारा का सारा जो डाटा है इसका इरेज कर दिया, और ये इंडिकेट कर रहा है इसको भाई, जैसे उसमें वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स डिक्रीज है, इसमें वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो आज के लिए बच्चों इतना ही पढ़ेंगे। कल हम करेंगे जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स होते हैं ना भाई, हम एक इंस्पिरेशन के दौरान कितना जो वॉल्यूम एयर का एंटर करवा रहे हैं लंग्स के अंदर और कितना बाहर छोड़ रहे हैं, टाइडियल वॉल्यूम है, इंस्पिरेशन, सारे के सारे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के अंदर आते हैं। यहां तक किसी बच्चे को कुछ पूछना तो मेरे से पूछ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए कहां कहां से नीट एग्जाम में आए हुए हैं। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, ये जो इनर इंटरकॉस्टल मसल और एक्सटर्नल मसल्स का एनसीईआरटी के अंदर 2 लाइनें दी हुई हैं, लेकिन वो समझ में नहीं आती। बहुत बार कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि इनर और इंटरकॉस्टल मसल्स के अंदर क्या चेंजेस होता है इंस्पिरेशन के दौरान और एक्सपिरेशन के दौरान, ठीक है। और इसको अच्छे से पढ़ लेना। ओके बाय।